नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। और जैसा कि आपको पता है कि संक्रमण के दौर पे हमारी छोटी सी मुहिम है कि आप तक लीगल जगत के और देश दुनिया के प्रसिद्ध चेहरों को लेकर आएँ, ताकि ये जो नकारात्मकता का जो दौर जिससे हम गुजर रहे हैं उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी सकारात्मकता हम उजागर कर सकें। और ये हमारी कोशिश रहती है कि कानून की जो जानकारी हमारे देशवासियों तक पहुँचे, चाहे वकील हो चाहे आम जनता हो, उनको थोड़ा कुछ और सीखने को मिले कि कानून और जो वकील हैं या जो जजेस हैं या जो भी लोग कानून के रास्ते से जुड़े हुए हैं, उनकी जीवन की यात्रा कैसी रही है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं एक समाज का अभिन्न हिस्सा होकर। और आज इसी श्रृंखला में हमसे बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं मिस सोनाली माथुर जी, जो कि बहुत प्रसिद्ध फर्म जो है इंडिया की, एक AZB, वहाँ पे बतौर पार्टनर कार्यरत हैं। और वहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन की प्रैक्टिस को वो हेड करती हैं। तो आज हम उनकी जीवन गाथा में उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। पर सबसे पहले सोनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सुई सुन पर। धन्यवाद जयंत, थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट्स आ प्लेजर। और औपचारिकता जो हम शुरू करते हैं सवाल जवाब के, उससे पहले एक हमारा बुनियादी जो सवाल रहता है अपने मेहमानों से, वो ये रहता है कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी शुरुआती यात्रा के बारे में बताएं। आपकी शुरुआती पढ़ाई कहाँ हुई और वो कौन से लम्हे रहे आपके जीवन में जहाँ आपको लगा कि यार अब मुझे वकालत की पढ़ाई करके वकील बनना चाहिए। ठीक है, पर मेरी मेरी जर्नी जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं रही है, काफ़ी बोरिंग सी रही है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जहाँ तक मैं हिंदी में बात कर सकूँ करूँ। पर वैसे घर पे तो हाँ, वो एक्चुअली इंग्लिश जो कहते हैं, इंग्लिश तो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुका है, नया लैंग्वेज हमने इन्वेंट किया है। और घर पे हिंदी में ही बात होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं, वो इंग्लिश में होती है। तो मेरे पेरेंट्स जो है वो उदयपुर से हैं, राजस्थान। वहीं पे वो बड़े हुए हैं और वहीं पे लॉ कॉलेज गए इंसिडेंटली। दोनों लॉयर्स थे, सेम क्लास में थे। और फिर वहीं पे शादी हुई। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई है। और फिर 1 साल की उम्र में मेरे डैड बॉम्बे आ गए। तो तब से लेकर अभी तक मैं बॉम्बे में ही रही हूँ। और सिवाय 1 साल जहाँ मैं न्यूयॉर्क गई थी पढ़ने, मास्टर्स करने। पर वरना तो बॉम्बे में ही घर है और यहीं पे बड़े हुए हैं। और आई थिंक जब मैं छोटी थी तो कुछ ज़्यादा एम्बिशियस तो बिल्कुल नहीं थी। पढ़ाई में अच्छी थी, पर करियर ये होना चाहिए, लॉयर बनना है, वो बिल्कुल भी सपना नहीं था। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं काफ़ी यंग एज में मेरी शादी हो जाएगी और बच्चे होके मैं नहीं काम करूँगी। दैट वाज रियली मन में चलता था काफ़ी। पर ठीक है, पढ़ाई में मैं ठीक ठाक थी। पर्सनालिटी में काफ़ी हद तक आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, वेरी शाय, वेरी शाय। तो ज़्यादा मैं बात नहीं करती थी, ज़्यादा दोस्त नहीं थे। तो जो लॉ जो करियर है जो बन गया है, और तो जो इन दैट सेंस काफ़ी क्लाइंट फेसिंग है, जज फेसिंग है, डिस्प्यूट्स का जो करियर है, वो तो दिमाग में कभी था ही नहीं। और मेरी पर्सनालिटी भी ऐसी नहीं थी कि मैं बोल सकूँ कि मुझे मतलब वकालत करनी है। इंजीनियर बनना था फॉर सम रीजन। अभी मैं उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, इंजीनियर्स की ऐसी बात नहीं है। पता नहीं, नो, पर्सनालिटी के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बट भाई बहुत है घर में, कजिन्स बहुत है, तो सब इंजीनियरिंग कर रहे थे, सब साइंस और इंजीनियरिंग। तो वो ही माहौल था घर में, पेरेंट्स का, अंकल्स आंट सब लोग मतलब इंजीनियरिंग की तरफ काफ़ी उनका बेंट ऑफ माइंड था। और उस वक्त पे लॉ जो था वो करियर ऑप्शन हमेशा से एंड में रहा है सबके। इनफैक्ट मेरे पिताजी भी यही कहते हैं कि he took up law because और कुछ नहीं था करने को। तो मेरे ज़माने में आई थिंक अराउंड द टाइम आई एंटर्ड कॉलेज 2000 और 2002 तक ये था। इतना आजकल जो लॉ का क्रेज है वो उस वक्त नहीं था। तो एक्चुअली ये इंटरेस्टिंग कहानी है कि मैं लॉ कॉलेज में कैसे गई। क्योंकि मेरे 12th के जो मार्क्स थे वो काफ़ी खराब हो गए। और वो पता नहीं क्यों हुए, बिकॉज मेरा इरादा हमेशा से पक्का था कि मैं पढ़ाई करूंगी, पर वो सिर्फ इरादा की टेरिटरी में ही रहा, वो ट्रांसलेट होके मार्क्स में नहीं आया। तो जब मार्क्स आए सामने, पता लगा कि इंजीनियरिंग की वजह से वो PCM, महाराष्ट्र में PCM के मार्क्स काउंट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो बायोलॉजी की तरफ तो कभी ध्यान मेरा था नहीं। PCM में भी मेरा परसेंटेज इतना 90s में नहीं था, लेट्स पुट इट दैट वे, 80s तक ही आया।
तो मुझे पता था कि विदाउट डोनेशंस वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इम्पॉसिबिलिटी था महाराष्ट्र में। एंड मैं ये वे बहुत क्लियर थी कि आई डोंट वांट माय फादर टू शेल आउट मनी फॉर माय एजुकेशन, सो आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट। तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो एडमिशन होना नहीं था मेरा। एंड वेरी ड्रामेटिकली एक और हादसा हुआ मेरे साथ उस वक्त। तो जैसे ही मैंने अपना 12th ख़त्म किया, मुझे पता था कि महाराष्ट्र में तो इम्पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी मुझे करना था इंजीनियरिंग। तो आई फिल्ड अप फॉर्म्स ऑल ओवर द कंट्री फॉर इंजीनियरिंग एग्जाम्स, जैसे तमिलनाडु में, आउटसाइड द स्टेट की भी कोटाज होते हैं। राजस्थान में कोटा था, इधर था उधर था। तो इंजीनियरिंग एग्जाम्स मेरे पूरे अप्रैल मई का जो महीना था, जो मेरे जो दोस्त थे वो सब पार्टी कर रहे थे 12th के बोर्ड्स के बाद। मैं बैठ के 12-12 घंटे पढ़ाई कर रही थी, और उस वक्त सडनली पढ़ाई करने का मूड बन गया था। तो ये भी लगा था कि अगर उसमें नहीं हुआ किसी और कॉलेज में, थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, तो चांस ही नहीं है। तो आई थिंक एट दैट टाइम आई गॉट वेरी सीरियस कि इंजीनियरिंग डेफिनेटली कॉलेज में डेफिनेटली जाना है। तो 1 महीना पढ़ाई किया जब लोग पार्टी कर रहे थे। और फिर एक दिन मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, और उन्होंने एक पार्टी रखी थी घर के पास में, बहुत पास में था। और एवरीवन से कम 1 घंटे के लिए आ जाओ, इतना 1 महीने से पढ़ाई कर रही हो, ये चलो ठीक है चलते हैं। इट वाज जस्ट, आई डोंट नो, वो कहते हैं ना कभी कभार किस्मत होती है, आपकी डेस्टिनी होती है, जो भी होता है। आई एम अ फर्म बिलीवर कि आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप जाएंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ कि मतलब आई विश नहीं हुआ होता। और आई गॉट इनटू एन एक्सीडेंट दैट नाइट, एंड दैट एक्सीडेंट बेसिकली आई कट माय राइट इंडेक्स फिंगर, जिससे लिखते हैं एग्जाम, जिससे लिखा जाता है। तो वो आई हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट। और वो कैसे हुआ पता नहीं क्या, वो सब मेमोरी थोड़ी वो कहते हैं ट्रॉमा से गुजरते हो तो थोड़ी सी हेजी हो जाती है। बट मुझे पता है कि वो रात मेरा पूरा हाथ जो था वो एक बड़े से बैंडेज में था, और मैं हॉस्पिटल पहुंची। और फॉर सम रीजन आई वाज in shock, and not some reason, I know I was in shock, but I know that was the defining moment कि मैं उसके बाद मेरे सारे एंट्रेंस एग्जाम्स मैं नहीं लिख पाई। तो इंजीनियरिंग का जो सपना था वो वही टूटा। और बुरा लगा था, क्योंकि मुझे लगा था आई विल जस्ट बी अ फेलियर इन लाइफ, बिकॉज मेरे सारे ऑप्शंस बंद हो चुके थे उस वक्त। द ओनली थिंग इज दैट NLS Bangalore had allowed for a writer for my exam. तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि बिकॉज माई हैंड वॉज इन अ बैंडेज फॉर 2 months, दे अलाउड फॉर अ राइटर। तो तब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोला, टॉर्ट्स खोला, लीगल लैंग्वेज पहली बार खोला, एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा सब्जेक्ट। एंड माई पेरेंट्स आर लॉयर्स, बट दे नेवर encouraged me towards the profession of law. So that was the first time they also thought कि हाँ चलो, maybe that's a career option for her. And NLS में मेरा एडमिशन तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाई, बट आई गॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। फिर GLC वाज एन ऑप्शन, एंड आई वाज इंटरेस्टेड। ऐसे चलो लॉ को सीरियसली कंसिडर करते हैं। माय डैड आल्सो लाइक हाँ चलो, इट्स नॉट अ बैड प्रोफेशन, सो मेनी ग्रेट पीपल, दिस दैट। GLC इज अ ग्रेट कॉलेज, इट्स द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज इन एशिया, तो ऑब्वियसली इट वाज prestigious place to be. मेरा दूसरा सपना उस वक्त टूटा क्योंकि मेरे मार्क्स इतने खराब आए। फिर 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी ने इतनी बुरी तरह से बैंड बजाई उस वक्त कि मेरे एडमिशन हुआ ही नहीं। और GLC में उस वक्त साइंस मैथ्स आर्ट्स के जो लिस्ट थे वो कॉमन होते थे आई थिंक। तो देयर वाज नो चांस, लिस्ट बंद हो गई। फिर मैंने रूपरल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, स्टैटिस्टिक्स for BSc in statistics and economics. I have no idea why. These are not even subjects I liked. But my dad said कि इसके आगे MBA में थोड़ा better chance मिलेगा, this that. तो मैंने कहा ठीक है। The point of this story is that I've had a very very shaky start in my career, and I had no idea what I was doing. It's just by a stroke of luck कि 1 month मैं 1 महीना रूपरल कॉलेज में गई, और फिर 1 महीने बाद पता लगा कि GLC में एक और नया डिवीजन, C डिवीजन खुला है 80 स्टूडेंट्स का।
और वो इट वाज लाइक अ कंप्लीट शॉकर एंड आई वाज जस्ट सो लाइक हैप्पी कि एक और चांस मिला मुझे जीएलसी में जाने का. एंड आई थिंक आई वाज वन ऑफ द लास्ट पीपल. एक्चुअली अक्षय किशोर, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है, वो बोलेगा जी। कि वो लास्ट था लिस्ट में, मैं लास्ट थी. ओह, एंड आई थिंक कभी हम अपनी 12th की मार्कशीट खोलेंगे और चेक करेंगे किसका लोअर जी स्कोर आया है. बट आई एम प्रिटी श्योर कि मेरा नंबर उस लिस्ट पे लास्ट था. जी जी और इसी बहाने से मैं चली गई जीएलसी. और when I entered GLC, like till then my journey in life had been very shaky. My personality had been very different. I feel like एक वो जो 5 साल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मैंने बिताए, looking at people around, it just got a tremendous wave of confidence. I just sort of, that was the first sort of leap in the transition of my own self. और उसके बाद न्यूयॉर्क जाके तो it was a जी completely जी जी। different situation. But this is how I entered the field of law in GLC. इतनी So, बढ़िया yeah, आपने like I कहानी said, बताई। जी complete जी। एकदम destiny. ट्रांजिशन आपने बताया कि कहाँ आप इंजीनियरिंग करने का सोच रही थी, फिर कहीं आप और किसी कॉलेज में गई, और फाइनली जब उसी सेक्शन खुला हो जहाँ पे एक, अब आपने बता दिया कि एक डिस्टिंक्शन आपको हासिल है, जो अक्षय किशोर ने भी हमारे प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग पहले बोला है, तो उस बात का मुझे वेरिफिकेशन लेनी पड़ेगी उनसे, बिकॉज ये हाँ, कहते हैं ना कि रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो होते हैं उसमें दोनों पार्टियों को बराबर सुनना पड़ता है, तो आई हैव टू आई correct. थिंक You पुट can be बोथ ऑफ our यू कॉल judge. कॉल। जी। आप जज तो बनिए और आपको हमारी मार्कशीट एविडेंस के तौर पे दी जाएगी. जी तो आप जी। चेक करके आप फिर पर वी विल साथ ही में ये दीजिएगा. भी कह दो अपने दर्शकों तक कि both you and Akshay are excellent lawyers, and I think had you not been in GLC, the world would have missed on great lawyers, and you still have a bright future ahead of you. But having said that, let me come back to your journey in GLC, जहाँ पे आपने 5 साल निकाले। देश का प्रतिष्ठित कॉलेज है, बहुत पुराना और प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस में से गिनती होती है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे की। तो 5 साल कैसे गए आपके वहाँ पे, और मैं इस मंच के ज़रिए, क्योंकि हम लोग के साथ बहुत यूथ जुड़ा हुआ है जो कि यंग बच्चे हैं, यंग लॉयर्स हैं, हमेशा उनके जो एक शुरुआती बुनियादी सवाल होते हैं वो ये होते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट आर द को करिकुलर एक्टिविटीज़, जहाँ पे इंटर्नशिप्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, और मूड कोर्ट्स हैं। इन तरह तरह की एक्टिविटीज़ पे बहुत तवज्जो दी जाती है, और ख़ासकर मैं समझता हूँ कि आज के दौर में आप भी देखती होंगी, आप तो पार्टनर हैं अपनी फर्म की, और आपके पास इंटर्न्स आते हैं, एसोसिएट्स आते हैं, तो एक मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस बहुत लेते हैं बच्चे आज के दौर में, मतलब एटलीस्ट व्हाट आई फील कि स्ट्रेस बहुत है। तो मेरे आपसे 2 सवाल निकल के आते हैं। एक, तो हाउ इंपॉर्टेंट डू यू थिंक दीज को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ लॉ स्टूडेंट एंड नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ पार्टनर, उस पर मैं बाद में आऊँगा। और दूसरा, जहाँ तक स्ट्रेस लेने की बात है, हाउ हैज़ द वर्ल्ड चेंज फ्रॉम द टाइम एंड यूर स्टूडेंट, जब आप वहाँ पर थी, और आज के जो बच्चों को आप देखती हैं, किसी भी लॉ स्कूल के हो सकते हैं वो, चाहे प्राइवेट के हों चाहे नेशनल के हों, वो कितना स्ट्रेस लेते हैं, और उसके बारे में आपकी मैं टिप्पणी जानना चाहता तो आई फील सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं कॉलेज में थी वो अलग ही ज़माना लगता है. क्योंकि आजकल मैं जब देखती हूँ बच्चों को, और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो हूँ। जी पिछले 8 साल से मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में रेगुलरली पढ़ा भी रही हूँ. और काफ़ी स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी होता है एज इंटर्न्स जो फॉर्म में आते हैं. तो इन दैट सेंस आई एम अवेयर कि आजकल के बच्चे कैसे हैं और मैं कैसी थी. एंड जी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई फील लाइक वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, क्योंकि ये जनरेशन काफ़ी एडवांस्ड है, बहुत नॉलेजेबल है, काफ़ी कुछ पता है उनको. बट बिफोर कमिंग टू दैट, आई go back, flashback a bit to my time in GLC. Government Law College जो है, it's the oldest law college in Asia. I think 1855 में वो स्थापित हुआ था. और it's a college वहाँ जहाँ पे आपको अपना खुद का जो एफर्ट है वो ज़्यादा करना पड़ता है, एज अपोज टू कि कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटीज प्लेटर पे दे, या फिर आपके लिए लाइक क्लासेस होती हैं, लेकिन मैं जो है कंपैरिजन कर रही हूँ नेशनल लॉ स्कूल्स के जी साथ. और अगर आप उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अपॉर्चुनिटीज नहीं है. और अगर है भी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए, और टू मेक समथिंग ऑफ इट. जी बिकॉज वरना इतना आसान है कि आप जाओ ही मत कॉलेज, या फिर जाओ और अटेंड करके फिर घर पे आ जाओ. क्लासेस जो सुबह होती हैं, तो अगर आप चाहो तो 5 साल ऐसे निकाल लो कि आपको कोई
पहचाने भी नहीं, या फिर आप ऐसे निकालो जैसे हमने किया था, बहुत बहुत एफर्ट्स के साथ हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्ट किया था। और सबसे बड़ी एक्टिविटी जो मुझे आकर्षित करती थी उस वक्त और आज भी, वो है मूटिंग की। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, मूट कोर्ट एसोसिएशन, GLC की, और उस आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट. I did a lot of moots, and I think the minute I started mooting, I was a different person. Like I said, it was, that's the reason I gave you a little context कि I started out as a very shy kid. मैं बात ज़्यादा नहीं करती थी. But when I started mooting, and I remember my first experience also was with a lawyer, the two lawyers, Mr. Vicky Singh and Mr. Burzin Somandi, and they were judging us. And mooting में, you prepare your brief, you argue, and that was the first time in my life कि मैं किसी भी मंच पे, छोटा सा ही था, कोर्ट रूम था, क्लासरूम में, बट किसी भी मंच पे मैं बात मैंने किया हो पहली बार. And it was such an amazing feeling अंदर से, and I was placed first in that courtroom. And I also remember that Mr. Burzin Somandi actually offered me a job after that. He said, would you like to come and intern with me? And I was so ecstatic. I said, yeah, of course I will. And I did end up working with him for more than a year, which was, again, a fantastic opportunity. So what I'm trying to say is that you have to really build your opportunities in a place like GLC. Mooting is very important. मैंने पूरे 5 साल मूट किया और मेरे फाइनल ईयर तक नेशनल लेवल मीट्स में गई. इवन दो आई वाज वर्किंग, तो काम तो मेरा चल रहा था, लेकिन उसके साथ में आई ऑल्सो मेड श्योर दैट कोई भी मूटिंग अपॉर्चुनिटी आती थी, अगर मेरे एग्जाम्स के साथ क्लैश नहीं कर रही हो तो मैं करूँ. और मोर ऑफन देन नॉट यू डोंट विन. आई डिडंट विन टू मेनी, बट द आइडिया इज नॉट टू win, it's to participate. And every time I mooted, I felt I was doing better. And it was a struggle, I must tell you, because public speaking doesn't come naturally to me. कभी नहीं आई थी लाइफ में और अभी भी नहीं आती है. तो हर मूड के लिए बहुत प्रेपरेशन लगती थी और मैं खाना नहीं खाती थी मूड से पहले, बिकॉज आई यूज्ड टू फील नॉजियस. तो वो वॉमिट ना हो जाए इसके वजह से मैं खाना नहीं खाती थी. बट आई नेवर स्टॉप्ड मूटिंग. वो मतलब वो कहते हैं ना, वो चस्का लग गया था, तो डेफिनेटली मतलब मूट करना ही करना था. And that was one activity. I also was part of the Moot Court Association, so I was organizing moots, seeing them being held in college. People from all over the country were coming and mooting, students. So it was again a great atmosphere. I believe that's how you met Akshay also. So that's also Akshay से मेरी सबसे पहली मुलाकात आर्मी लॉ इंस्टीट्यूट में हुई थी, when GLC and we are against each other, Amity and GLC. Right. Yeah. So and then we had come for your moot court also, GLC also. BMH. And then he had come to Amity for a moot, DM Harish and all that. So strong friendships. Even I have some really good friends from those days, still in touch. So it's a great way to meet your peers from other colleges. So I strongly recommend and would urge all students, even today, to participate in as many moots as they can. It opens up your personality, it opens up your thought process as a budding lawyer. You're able to analyze cases, and आपको वो एक ऐसा रोल है, वो जो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो आपको दिए जाते हैं अपना केस प्रेजेंट करने के लिए, उस वक्त आपके आसपास और कोई नहीं है और कोई आपको असिस्ट नहीं कर रहा है, वो बस आप ही का परफॉर्मेंस है उस वक्त. एंड a lot of mooting is also अपने फीट पे सोचना, लाइक थिंकिंग ऑन योर फीट, कि आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप कैसे उनका जवाब दे रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं केस को. तो यही तो होता है लॉ एट द एंड ऑफ द डे. अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं, लॉयर्स को देखते हैं आर्ग्यू करते वक्त, तो जो लीगल प्रोफेशन का जो फाउंडेशन होता है वो मुझे लगता है मूटिंग में है, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा. तो इसीलिए मैंने काफ़ी हद तक मीटिंग करा था, आर्टिकल्स भी लिखे थे कुछ लॉ रिव्यू कमेटी के लिए, एंड फिर इंटर्नशिप्स बहुत करी थी मैंने. तो 5 साल जो है GLC में ये एडवांटेज रहता है कि आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के जो क्लासेस है वो सुबह होते थे. क्लास अटेंड करो, आई एम नॉट सेइंग बंक करो. तो मैं जैसे अभी तो मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे
ज्यादा पता लगता है, बुरा भी लगता है कि मैं सुबह सुबह पहुंच गई क्लास में और स्टूडेंट्स नहीं आए, बट आई नो वो मतलब वो स्ट्रगल रियल है, इटर्नल है, चलता But do you रहेगा। think the बट bunking nature has increased over the years? अब ज़्यादा bunk करते हैं बच्चे? बंकिंग करते तो है, वो क्लास के टाइम पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज मुझे पता है जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत कम स्टूडेंट्स आते थे, लेकिन ओवर द इयर्स मुझे लगा कि मेरी क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इवन तो सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे होती थी क्लासेस, बट आते थे, बच्चे आते थे। तो आई थिंक वो एक साइकिल है, अगर टीचर अच्छी है, पढ़ा रही है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं चलो यार रुक के जाते हैं, देखते क्या होगा। अगर आपके टीचर्स आर नॉट एबल टू sort of teach properly, or are not able to keep the kids in class, then the kids will also not come. So ये cycle है, उस cycle को वो I think the only way of breaking it is over time you ensure that there are good professors and good teachers, and the quality of education is not compromised ever. So वो अलग सा प्रॉब्लम है, but as far as the college is concerned, definitely internships are something that again give you practical experience. तो आप जो लॉ पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप जब ऑफिस में जाते हैं, एनवायरनमेंट देखते हैं, यू सी रियल लॉयर्स डीलिंग विद रियल प्रॉब्लम्स, तो वो अलग सा ही मजा है, बहुत अच्छा लगता है। एंड इट्स द रिसर्च स्किल्स जो कहते हैं वो तब डेवलप होती है, वो फाउंडेशन होता है आपका रिसर्च स्किल्स का। जैसे जैसे आप बड़े होंगे अपने प्रोफेशन में तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है रिसर्च करने का, तो एज अ स्टूडेंट आप मतलब मुझे पता है कि मेरे कंपनी लॉ जो था आई थिंक 4th ईयर में पढ़ना था और कॉन्स्टिट्यूशन 3rd ईयर में पढ़ना था। बाय द टाइम आई रीच द 3rd ईयर एंड 4th ईयर मैंने आधा कमेंट्री पढ़ चुकी थी। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ वीडी बासु तो एटलीस्ट 3-4 बार इतने मूव्स करे थे कि आर्टिकल 14, 19, 21 की कमेंट्री तो इतनी बार पढ़ी थी, केसेस इतने पढ़े थे। तो उससे क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है हर लॉ हर फील्ड में नहीं होगा, बट थोड़ा भी अगर हुआ तो वो बहुत बहुत बेनिफिट करता है। तो वो तो मेरी जर्नी थी। लाइक आई सेड, जब मैं एंटर हुई थी जीएलसी में, आई वाज द लास्ट पर्सन, लास्ट टीम। When I did exit, I got the best student 2 years in a row in the 4th year and 5th year, and that felt like it felt very nice ki where I started, where I've come. So again, that was my GLC journey. In terms of your second question, Jayant, I do feel, and having interacted with students, मुझे लगता है आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि ये इंटर्नशिप नहीं मिला मतलब दुनिया खत्म, और ये ये नहीं हुआ तो ये मूठ में नहीं जीते तो मतलब बहुत डिप्रेशन है, ये बहुत प्रॉब्लम, ये तो वो एक्चुअल नेचुरल रिएक्शन होता भी है क्योंकि उस वक्त आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत रिएक्शन है, गलत नहीं है, नेचुरल है, बट उसको डील करना जरूरी है, अच्छी ढंग से डील करना बहुत जरूरी है। कि आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट है पता लगना कि ये जो आपका लीगल करियर है कोई रेस नहीं है, रेस नहीं है, एक मैराथन है, और वो मैराथन आप ही के साथ है। तो आप बस काम करते जाइए, आप स्ट्रेस लेने से जो भी हो रहा है उस वक्त आप उसको बस इंजॉय नहीं कर रहे, एंड यू आर जस्ट नॉट लर्निंग इनफ। So stress is something that I see a lot of people take, especially because they are not clear कि उनको आगे क्या करना है। तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ 4th ईयर में, 5th ईयर में, and they're like हमें नहीं पता। I said पता होना भी नहीं चाहिए, तो तुम लॉयर थोड़ी हो, तुम्हें नहीं पता कि कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस कैसे चलती हैं, अभी तुम्हें कैसे पता होगा? पता नहीं है तो कंफ्यूजन तो होगा ही, और तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एंड कंफ्यूजन तो काफी हद तक मेरी लाइफ में इवन आफ्टर कॉलेज चला, क्योंकि मेरी जो बाद की लाइफ है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो भी काफी हद तक कंफ्यूजन में ही रहा, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू take a decision on what I want to do after doing something, not before, not trying to imagine how something will be. तो मैंने disputes भी करे, मैंने corporate transactions भी करे, private equity mergers, all of these hardcore corporate law transactions, and then after 2 or 3 years of my career I was able to decide that I know what I like, because I have
done it all in terms of, not all, but like most of the types of matters. So now I know what I like and what I don't like, and now I know that what is the decision I want to take. So I think one important message that I would like to give to everybody is कि अगर आपको नहीं पता आपको क्या करना है लाइफ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें। जी आपको डिस्प्यूट्स करना है तो आप डिस्प्यूट्स कर लीजिए, आपको कॉपरेट करना है आप कॉपरेट कर लीजिए। आपको बाद में पता लगेगा कि अगर आपने कॉपरेट चूज किया है तो आपकी जो डिस्प्यूट्स का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं कभी काम आएगा। या फिर आपने जो लिटिगेशन चूज किया है, आपने कभी जो कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करी थी उसमें एक कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन करा था जहाँ पे आपने एक ट्रांसफर ऑफ राइट्स और एग्जिट राइट्स या पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन कहीं पे ड्राफ्ट करा था, वो जब लिटिगेशन में जाता है आपको तब वो डॉट्स कनेक्ट होंगे और आपको पता लगेगा कि वो एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं गया था, वो काम आया था कभी। तो my only advice again and again to everybody is be confused, no problem. Just don't stress about being confused and just continue to take action in terms of some work or the other, because every experience matters. नहीं बढ़िया आपने बात की एंड आई मस्ट डेफिनेटली टेल माय व्यूअर्स कि देखिए कोई भी इंसान जब भी किसी अपने लाइफ के एक मुकाम पे पहुंचता है और अपने एक्सपीरियंस से वो बातें साझा करते हैं, जैसे कि सोनाली ने भी आपसे इतनी बढ़िया बातें बताई कि इट्स ओके टू बी कंफ्यूज, मतलब इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अपने आप को और स्ट्रेस करने की बात नहीं है। स्पेशली अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, यू एस्पायर टू बी अ गुड लॉयर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बार जिस जिस दौर से आप गुजरते हैं, हो सकता है जैसे आपने बताया कि आप कॉपरेट भी कर सकते हैं, आप डिस्प्यूट्स भी कर सकते हैं, आप आर्बिट्रेशन भी कर सकते हैं, आप एविएशन शिपिंग भी कर सकते हैं, और जो भी आप कुछ सीखेंगे काम इस जर्नी में, चाहे आप लॉ स्कूल में हो, चाहे आप एक यंग लॉयर हो, वो लर्निंग कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वी ऑलवेज लर्न समथिंग, वी ऑलवेज टेक अवे good things from our experiences, and that is, I think, a very very good message that I think, Sonali, you have conveyed to our young viewers and listeners also, which I think is also the need of the hour. But that takes me to my next question, which is the next phase of your life, because आपने बताया कि आप यू आर एन एविड मूटर, आप मूट कोर्ट सोसाइटी के अपनी मेंबर थी, आपने पब्लिकेशंस की, तो ये चीज़ें येस इट होल्ड यू इन गुड स्टीड इन द लॉन्ग रन। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी आपको करनी चाहिए, पर आपको अगर मज़ा आता है, आपको लगता है कि इससे आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बढ़ोतरी होगी, तो ज़रूर करें। और ये मेरे नेक्स्ट फेज़ पे लाता है आपके लाइफ के, जहाँ पे यू आर नाउ अ फ्रेश ग्रेजुएट, और यहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की बीइंग अ लॉयर, एंड आई थिंक यू जॉइन द चेंबर ऑफ मिस्टर जनक द्वारकादास। तो उसके बारे में बताएं, एंड देन व्हाट प्रॉम्प्टेड यू आफ्टर वी हैव डिस्कस द जर्नी विद मिस्टर द्वारकादास चेंबर, द टाइप ऑफ वर्क दैट यू डिड देयर। तो थोड़ा हमें भी बताएं कि व्हाट देन मेड यू डिसाइड टू परस्यू मास्टर्स इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। जी, तो जब मैं जेएलसी में काम कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, तो मैं ऑल्सो काम कर रही थी काफ़ी लॉ फर्म्स के साथ। तो मैंने मिस्टर बर्जन सोमांडी के साथ काम किया। आई वर्क विद द जज जस्टिस राधा कृष्णन फॉर अ व्हाइल, एंड आई आल्सो डिड अ वेरी लॉन्ग पैरालीगलशिप विद हरियाणवी कंपनी। सो बाय द टाइम आई ग्रेजुएटेड, उस वक्त भी मैं अलग अलग चीज़ें कर रही थी, just to try and see कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। But because of my mooting experience, I was fascinated with counsel practice. I still am, to be honest. I still love it because it's the thrill of being in front of a judge. And like I said, that time that you have is just your time, it's your space, it's your mind at play. I've always found counsel practice to be a real test of your abilities as a lawyer. It's a very very, I'm not saying it's the only test, I'm saying it's one real test, which is difficult. So that was exciting at that time, and I joined the most wonderful senior, Mr. Dwarkadas. Obviously everyone knows him, and he is a treasure house of like information and knowledge, and he's a wonderful person as a senior who really takes time out to mentor his chamber. So I was very fortunate to have learned from him and from other seniors in his chamber during the time that I spent there, and first-hand experience of the High Court litigation, the matters, how you approach a matter, how you think about a matter, how you prepare, the research that goes in. It was all very very exciting. I was fresh out of college, तो बहुत अच्छे मैटर्स पे काम करने को मिला,
arbitrations भी करे, IP disputes भी करे, corporate commercial transactions करे. One thing is that I also at the same time was looking to get a more enhanced exposure from an international perspective. उस वक्त लगा कि एक masters will solidify my knowledge more and in certain areas, and I also was somewhere hopeful of getting a job abroad. इतना पता नहीं था, I mean इतने like I said कुछ concrete steps नहीं थे दिमाग में, but I was definitely interested in expanding my horizon because सिर्फ मास्टर्स मतलब सिर्फ LLB नहीं करना था, मुझे मास्टर्स करना था. One other reason is that my mom was a teacher, so she used to teach law. तो इसीलिए I think मुझे भी बहुत interest है teaching में. But I knew that to be a teacher you have to do your masters. My mother also definitely wanted me to do my masters. So that's one of the reasons. And then I thought masters karna hi hai, so I should do it from international university. I'll get the requisite international experience and exposure. तो वो दिमाग में था और मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया. काफ़ी कॉलेजेस में अप्लाई किया था and Columbia was one college that accepted. तो इतना नहीं सोचा था उस वक्त, but वो डिसीजन लिया कि चलो चलते हैं. And I know कि जैसे काउंसिल प्रैक्टिस है बॉम्बे में, कोई ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं था. अभी भी ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता है क्योंकि आप अल्टीमेटली तो इंडियन लॉज के साथ डील कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि करे कि ना करे. बहुत बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट होता है और अभी तो अभी तो ज़्यादा महंगा होगा, पर उस वक्त भी काफ़ी बड़ा लोन लेना पड़ा मुझे. और इट्स नॉट इजी कि हम कर सके वो. एटलीस्ट फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं थी. तो it was a big decision at that time for me to go, and I still thought that it's important to do this for my own personal growth, and I am very happy that I did. तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा न्यूयॉर्क का वो इतना amazing था because it opened my eyes up completely. And like I said, from the personality that I was a very shy girl and didn't talk much, I really sort of opened up in terms of being more confident. And मेरा सिर्फ बैड लक ये रहा कि I graduated at the worst time in history क्योंकि वो 2008-9 का रिसेशन, it was horrible. क्योंकि उस वक्त जब हम न्यूयॉर्क में थे तो सारे बैंक्स डूब रहे थे, कंपनीज डूब रही थी और कोई जॉब्स नहीं थे. जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे जिनको कंफर्म्ड ऑफर्स थे उनको भी जॉब्स जिनके कंफर्म्ड ऑफर्स थे उनको भी बोला था कि नॉट नाउ, दे डिफर्ड इट. समथिंग लाइक द पैंडेमिक राइट नाउ जो बच्चों के साथ हो रहा है अभी. या एग्जैक्टली वो हो रहा है. एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल द स्टूडेंट्स कि उसमें भी ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए क्योंकि लगता है कि मतलब करियर बर्बाद हो गया. ऐसा नहीं है. अगर आपने कुछ वक्त काम नहीं भी किया तो करियर कहीं नहीं जाता है. इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एंड इट हैपेंड टू मी आल्सो. वहाँ पे बहुत ट्राई किया था, नहीं मिले जॉब्स. केम बैक टू इंडिया. Before you came back to India, yeah. I need to ask you a question on your masters. Yes. कि Columbia is one of the prestigious universities, Ivy League University है, न्यूयॉर्क में है. उसके बारे में जो आपने जो कोर्स वहाँ पे फोकस किया में वो कौन सा कोर्स था? एंड कई बार बच्चे हमसे सवाल करते हैं कि हम क्यों करें मास्टर? शुड इट बी फॉर academic enrichment, intellectual gratification, or should it be a short ticket to get a job abroad or job once you come back home? तो ऐसे कुछ जो myths हैं बच्चों की उसको थोड़ा सा बस्ट करने में हेल्प कीजिए हमारी. जी, and it's a good important question, Jan, especially because I feel I made a mistake. In choosing the subjects. I don't regret it because I don't regret my mistakes. But I feel like at that time my goal was to try and get a job.
I definitely went about it the wrong way in terms of I was only looking at corporate law and securities laws because मुझे लगा कि अगर मुझे बाहर काम करना है तो मैं litigation जो कर रही थी उस वक्त मुझे litigation में तो कोई जॉब देगा नहीं, corporate में ज़्यादा आसान हो जाता है तो इससे corporate करते हैं. वो गलत thought था and I would encourage students not to think like that because एक चांस मिलता है आपको अपना मास्टर्स करने के लिए, उसमें भी आप इतने पैसे दे रहे हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है उसी को आप एनहांस करें, उसी में आप ज़्यादा काम करें तो वो बेटर रहता है. बट नॉट टू से कि मुझे मज़ा नहीं आया जो मैंने पढ़ाई करी उसमें, बिकॉज मैंने कॉर्पोरेट लॉ जो वहाँ पे पढ़ा डेलावेयर का, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड jurisdictions in corporate law theories, and it was stuff that I had never heard of और इंडिया में नहीं पढ़ा था तो बहुत मज़ा आया. और GLC में प्रॉब्लम है कि क्लासेस होती नहीं है. मैं 5 साल क्लासेस अटेंड नहीं करी थी तो कोलंबिया जाके आप एंटर करते हैं 200 स्टूडेंट्स और सब ने मतलब पढ़ाई करके आते हैं बिकॉज वो रीडिंग मटेरियल्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड, दे हैव स्पेसिफिक सेक्शंस टू रीड फॉर ईच क्लास. सब पढ़ के आते हैं और सबके क्वेश्चंस रेडी होते हैं और प्रोफेसर भी है जो आपको स्पून फीड नहीं करेंगे, आपको बोलेंगे कि सोचो. इट्स नॉट थियोरेटिकल. इतना अच्छा लगता है वैसे एनवायरनमेंट में पढ़ाई करना है. I try कि when I'm also teaching थोड़े से वैसे जो Socratic method जो use करते हैं जी. It really helps. So I had a great time just studying, and I studied securities law, so I still practice securities regulatory work and litigation in India. So I feel like nothing was wasted. It may not be directly relevant to me here today, but it still was a good foundation at that time. And there are a lot of softer skills that you develop interacting with people at that level, which I feel like if you can afford it, do it. If you can't afford it for monetary reasons, and I also was somebody who couldn't, don't think you're losing out on something just because you are not going abroad to a fancy university to study. So I think it's important to understand कि आप अपने जो opportunities जो आपके सामने है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस opportunity का क्या करें. आपकी opportunity है तो बहुत सारे लोग तो जाके पढ़ाई करके आते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. वो LLM कर भी लिया तो it's just a paper degree for them. For some people it translates into a job and a full career. Some people don't do an LLM from a foreign university and still have better careers in their hometowns. तो there is no fixed rule. कोई फॉर्मूला नहीं है कि करना ही है और नहीं किया तो मतलब करियर बर्बाद, बिल्कुल नहीं. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें. कोई डायरेक्ट टैंजिबल बेनिफिट ना मिल रहा हो तो भी करें, बिकॉज इट इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ योर होराइजन and of your personality and your knowledge. So That's I think a very wonderful narrative that you have said कि इंडिया में नॉर्मली जो हमने देखा हमारा एजुकेशन सिस्टम बोथ गुड एंड बैड. मैं ये नहीं कहूँगा कि सब खराब है, सब बहुत अच्छा है, पर डेफिनेटली व्हेन यू गो टू अ गुड यूनिवर्सिटी अब्रॉड तो कहते हैं आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का फ़र्क हो जाता है. और इट्स लाइक अ मेल्टिंग पॉट, स्पेशली व्हेन वी स्पीक ऑफ न्यूयॉर्क, व्हेन पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आर कमिंग देयर. और एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स, you have the privilege to meet them, sit with them, be it the faculty, be it the master students, be it the JD students जो अपनी फर्स्ट डिग्री लॉ की वहाँ पे अपनी परस्यू कर रहे हैं. पर मेरे वैसे 2-3 सवाल आपके लिए निकल के आते हैं. एक तो एक और बात मैं बोलना चाहूँगी बिफोर यू गो अहेड. एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप हमेशा याद रखें कि कोई फिक्स्ड एज नहीं होती है पढ़ाई करने के लिए. बहुत लोगों को लगता है अभी बहुत लेट हो गया. ये बहुत लेट हो गया वाला कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं गई थी, मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा कि न्यूयॉर्क में जहाँ पे कोलंबिया है वहाँ पे इंटरनेशनल हाउस करके एक हाउसिंग सोसाइटी, इट्स अ ग्रेजुएट हाउसिंग प्लेस वेयर I was staying for the year. So they have like 2 dorms, like a dorm style apartment and like a dorm style housing and an apartment style housing. And there you had graduate students from a lot of schools. So it was not just law; it was like music and finance and law also, but like all graduate programs. So there were like 700 people. जैसे आपने बताया melting pot,
that was a bigger melting pot for me because मैं जहाँ रह रही थी, I was staying with students from all over the world doing different things. So I was sharing an apartment with a girl she was learning music at the New York School of Music, and she was an opera singer. There was another girl who was playing the violin. Another one was a teacher. So it was just so interesting to just meet people from all over the world. आपका नजरिया completely बदल जाता है, and उस वक्त आप ये मत सोचे कि I'm too old. क्योंकि one of the girls was like in her late 40s. She had a kid and everything, and she's like, I felt like studying. Yeah. And no, there's no judgment. There's no judgment. People are only encouraging of you if you want to study at a later age. So that's very important. Yeah. ये आपने इतनी अच्छी बात रखी कि सीखने की उम्र नहीं होती. हम लोग के यहाँ भी कहावत है हिंदुस्तान में कि सीखने की उम्र नहीं होती और देयर इज नो एज फॉर लर्निंग. इनफैक्ट मेरे भी बैच में व्हेन आई वाज डूइंग माय NYU at NUS का मास्टर्स, द एल्डेस्ट पर्सन इन माय क्लास was again a 44-year-old lady who was was also working in the general counsel for a big company, and she had 3 kids, and she invited the batch to her house in Singapore. एक पूल पार्टी हम लोगों ने थ्रो की गई थी उनके घर में, मुझे भी याद है, और बड़ा अच्छा हम लोग का समय निकला वहाँ पे. पर इससे मेरा एक छोटा सवाल आपके निकल के आता है कि आपने बताया कि आप लोन लेके गई थी और फाइनेंशियल बर्डन बहुत होता है, स्पेशली जब हम फॉरेन एजुकेशन को लेते हैं, और ये एक हमेशा कहते हैं एक तलवार से लटकती रहती है हम लोग के सर पे जब तक वो लोन तर नहीं जाता, क्योंकि ब्याज बहुत लगता है, बैंक जो होते हैं इंटरेस्ट बहुत लगाते हैं इसमें, और तकरीबन हम 12 से 13% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. एंड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू जॉइन अ फर्म समटाइम्स. आई एम नॉट सेइंग फर्म इज अ बैड ऑप्शन और लिटिगेशन इज अ गुड ऑप्शन, बट एक कंपल्शन हो जाता है कि यू नीड एन एम्प्लॉयमेंट टू पे बैक दैट लोन. तो वो प्रेशर कितना कंपेल करता है किसी भी इंसान को टू वन स्टिक टू अ प्लेस और टू चेंज मल्टीपल जॉब्स, क्योंकि हम कई बार ऐसा भी देखते हैं कि यंग लॉयर्स जब आते हैं एट्रिशन रेट्स इसलिए भी देखा जाता है कि इफ दे आर गेटिंग अ बेटर पैकेज समवेयर दे स्विच फर्म्स वेरी इजीली. तो पर आपके करियर में यू हैव स्पेंट अबाउट मोर देन अ डेकेड इन AZB, नाउ यू आर द पार्टनर देयर. तो आपने अपना करियर कैसे फ्रेम किया इस लाइन पे, एक तो मैं आपका ही जानना चाहूँगा, एंड हाउ लाइफ हैज चेंज्ड फ्रॉम अ यंग लॉयर एंड अ फ्रेश एसोसिएट टू नाउ बीइंग अ पार्टनर. Right. So when I came back financially, obviously I had a huge loan. और उस वक्त मेरे पिताजी रिटायर हो चुके थे. बिफोर दैट ही वाज वर्किंग एज अ लीगल हेड ऑफ ACC सीमेंट, पर उस साल ही उनका रिटायरमेंट था. तो आई वाज क्लियर कि ये जो लोन है वो मेरा है, मुझे उतारना है. और काउंसिल प्रैक्टिस बॉम्बे में आसान नहीं है अगर आपके पास कोई रेडी सेटअप ना हो, या कोई कभी फैमिली कनेक्शंस हेल्प, या फिर कभी आप एक फर्म में बहुत टाइम तक रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ से ब्रीफ्स आएंगे. फिर भी रिस्की डिसीजन होता है. तो मैंने काफ़ी सोचा था उस वक्त कि कैन आई अफोर्ड दिस डिसीजन राइट नाउ टू नॉट अर्न. एंड personally then I took a call ki nahi, I should join a firm because it's a steady flow of income, and I needed that at that time. Maybe I didn't need it from my parents' perspective, but I personally thought I needed it, and that was the reason why I looked towards a law firm. And थोड़ा मन मारना पड़ा उस वक्त, क्योंकि बहुत इच्छा थी कि काउंसिल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूं. पर जब मैं फर्म में गई तब I also met a lady who completely has dominated my thought process in terms of how strong and how amazing you can be when you're determined and you're hardworking. And a lot of what I have learned in this legal profession has been through my managing partner. So when I met her again, that was a very important sort of time in my life to sort of learn very important lessons. And she had said that you studied corporate law, why don't you try doing transactions, and you can also do a little bit of disputes at the side. And I'm very thankful to her for that suggestion, because I would not have done corporate law otherwise if it had not been for her to push me in that direction. And I still feel that the 2-3 years जो मैंने करे वो transactions, वो मुझे आज बहुत help करते हैं, क्योंकि वो आपकी वो जो डॉक्यूमेंटेशन की अंडरस्टैंडिंग होती है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है. आपको जो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस होता है राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द टाइम यू क्लोज योर ट्रांजैक्शन, वो इजी हो जाता है समझना, क्योंकि आपने करा हुआ है. तो उसमें जब डिस्प्यूट्स निकल के आते हैं, और काफ़ी हद तक मेरा काम आज कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को लेकर ही है, तो वो डॉक्यूमेंटेशन समझना मेरे लिए आसान हो गया था.
तो आई थिंक AZB के इनिशियल ईयर्स जो कहते हैं बहुत डिफिकल्ट थे, मेरे लिए भी थे, काफ़ी आवर्स स्पेंड करने पड़े, एंड आई वाज डूइंग समथिंग दैट आई हैड नो आइडिया अबाउट. तो उस वक्त डिफिकल्ट था, इट वाजंट इजी. I made a lot of mistakes also, which again I'd like to tell your audience कि don't get too scared about mistakes, क्योंकि जितने mistakes कोई कर सकता था मुझे लगता है मैंने करे हैं. जी, घबराना नहीं है मतलब. जी, घबरा भी जाओ, मैं तो घबराई भी हूँ, पर it's not the end of the world, Right. You can still, you just have to learn and not repeat them. The idea is कि repeat करो तो you're just stubborn, फिर आप सीख नहीं रहे हो, आप लर्न नहीं कर रहे हो, आप बस अड़ियल तरीके से काम कर रहे हो, वो सही बात नहीं है. लेकिन if your bent of mind is that okay, I made a mistake, I'll make sure it never happens again, then it's fine, And I think that's the other thing, that the firm that I'm at, I stuck to it because I found the people to be very hard taskmasters, no doubt, but also at the same time willing to forgive me when I made my mistakes, so that I could continue to work there in a way that I was able to develop myself and my career. वो भी जरूरी है, आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं भी जरूरी होता है. And I was fortunate कि I ended up working with amazing people. So फिर transactions करे, but मन मेरा disputes में था. पहले ये लगता था कि if I don't do disputes अच्छा है, कि अगर मुझे करना है तो मुझे काउंसिल प्रैक्टिस ही करना है. तो इसलिए मैंने वो अपना दिमाग बंद करके रखा हुआ था कुछ साल. बट आई स्लोली रियलाइज्ड, आई सेड आई एंजॉय दैट वर्क, लेट मी डू इट. सो I think one thing I would like to tell people is that sometimes you're made to make decisions as per your circumstances, but that does not mean that that decision will be a wrong one. You Right. can make any decision into the right one, as long as you're sticking to it and you're working hard in whatever you're doing. And that's what I did, I think. And slowly I started doing disputes back again. Again, it was a different type of work because I'm in a solicitor firm and a setup, not a counsel setup. So you're, that sense, considered to be back end. You have client interface, no doubt. आप clients के साथ deal कर रहे हो, तो उसकी जो skill sets होते हैं वो अलग होते हैं. And I started observing that, and I was like, okay, that's also important, because you're dealing with the client up front. You're dealing with their issues, and you are their first point of contact. तो कभी कभार counsel don't care, उनको brief से मतलब है, उनको अपने केस से मतलब है, केस लॉ से मतलब है, और सोलिसिटर सामने इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो बस. वो जो ह्यूमन एलिमेंट आते हैं केसेस के, वो ह्यूमन एलिमेंट क्लाइंट के कनेक्शन से आते हैं. I learned about that, and it's very important, and then you strategize, right? You strategize sometimes even before going to counsel. You are dealing with a lot of issues which are, say correspondence hai, your pre-dispute stage hai, you're dealing with that. So again, those are steps that I learned while working in disputes. And then I realized, I said, again, you can work as much as you want on a brief. ना कोई मनाई तो है नहीं कि केस लॉ नहीं पढ़ना है, पढ़ो, आपको है काउंसिल, बट आप भी पढ़ के रखो, केसेस के फैक्ट्स आप भी याद रखो, जितने प्रेपरेशन करनी है सोलिसिटर फर्म आप भी करो. तो दैट sort of mentality is something that I learned from my seniors in the firm. I learned from my managing partner, because that's the level of attention and detail she brought to the table in every matter that she was dealing with. And then I learned that from her. And that's what I also pass on to my juniors, saying that just because you are not standing in front of a judge and arguing does not mean that you don't know everything about the matter. कि मतलब हाँ कोई है और कोई है वो पढ़ लेगा या वो काम कर लेगा. That attitude is something that we try and discourage. Right. आपने बताया कि एक तो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया कि जो ह्यूमन कांटेक्ट है क्लाइंट के साथ एज अ सॉलिसिटर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर होता है हर क्लाइंट का जब भी वो आता है, स्पेशली AZB deals with the most premium of clients in the country. Top corporates हैं आपके clients, और high net worth individuals हैं, तो obviously a lot of money is at stake, and you have to, as a lawyer, not only guide them in the right manner but also give them the comfort that look, you will be given the right advice in terms of either navigating them to the right counsel, ensuring that the right draft goes out. So both the pressures होते हैं और challenges होते हैं. But my other question is,
how have you seen the Indian diaspora of dispute resolution change in the past decade, especially considering कि आप arbitration काफ़ी करती हैं, national भी और international भी, और एक alternate dispute resolution को government ने भी और courts ने भी बहुत encourage किया है कि इसको लिया जाए, but somewhere from one lawyer to the other, I would like to know your frank opinion कि आपको क्या लगता है, क्या ADR जो हमारी country में has it actually been successful, or does we still have a very very long journey to cover in terms of making it actually effective? जी जी I think मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वी आर लिविंग इन वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स. मतलब वेयर एट अ टाइम जहाँ चीज़ें बदल रही हैं और आप उस बदलाव का एक हिस्सा है. तो मुझे ऐसा लगता है एंड इसी से फिर मुझे मज़ा भी आता है डिस्प्यूट्स करने में, क्योंकि ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इट्स अ न्यू इवॉल्विंग फील्ड. हर दिन नए नए जजमेंट्स आ रहे हैं. आप लास्ट ईयर ही ले लीजिए, कोविड के टाइम पे सब कुछ वर्चुअल था, लेकिन कितने जजमेंट्स निकले सुप्रीम कोर्ट से आर्बिट्रेशन पे. तो जो लॉ है वो बदल रहा है डे बाय डे. मैं पढ़ाती हूँ, इससे मुझे पता है कि मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है. तो दैट कीप्स इट इंटरेस्टिंग एंड दैट ऑल्सो शोज कि जो सारे जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं इस आर्बिट्रेशन के जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, वो सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू मेक इट बेटर. और जैसे आप 2015 के अमेंडमेंट्स ले लीजिए आर्बिट्रेशन एक्ट के. एक अमेंडमेंट आया था कि ये जो आपका जो आर्बिट्रेशन है वो 12 महीने में खत्म होना चाहिए या एक्सटेंडेबल टू 18 महीने. जब आया था तो काफी लोगों ने क्रिटिसाइज भी करा था इस प्रोविजन को कि इस दुनिया में किसी भी एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, तो इंडिया में क्यों आया. बट मुझे लगता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इंडिया में उससे पहले लोग ज्यादा टाइम पे फोकस्ड ही नहीं थे कि कितना टाइम लग रहा है आर्बिट्रेशन खत्म होने के लिए. तो ये जो एक छोटा सा स्टेप था वो काफी हद तक इम्पोर्टेंट रहा कि सबका माइंडसेट चेंज करे. आर्बिट्रेटर्स एडजर्नमेंट्स नहीं दे रहे थे, क्लाइंट्स को फिर लॉयर्स बोल रहे थे कि भाई अगर ये डेडलाइन है तो ये डेडलाइन है, ये सबमिशन है तो करना ही है. हम भी बैक एंड पे मतलब रात भर काम करके कुछ खत्म करना है, सबमिट करना है, कर ही रहे थे, एडजर्नमेंट्स नहीं ले रहे थे. तो वो जो माइंडसेट होता है जो हर प्लेयर का बदलता है, उसी को डेवलपमेंट कहते हैं, और वो हो रहा है. बहुत अवेयरनेस हो रही है कि इंटरनेशनली लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या है, इंडिया में अडॉप्ट हो सकती हैं कि नहीं. इंटरनेशनल लॉ केस जैसे इमरजेंसी आर्बिट्रेटर्स को ले लीजिए, ये सबसे बर्निंग टॉपिक है अभी आर्बिट्रेशन फील्ड में कि वेदर एन ऑर्डर ऑफ एन इमरजेंसी आर्बिट्रेटर इज एनफोर्सेबल इन इंडिया और नॉट. अगर आप किसी बाहर के जुरिस्डिक्शन में जाएंगे तो इशू ही नहीं है. बहुत ही आसानी से 1-2 दिन में एक इंस्टीट्यूशन इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके ऑर्डर पास करके दे आर क्लियरली इम्पॉसिबल. इंडिया में अभी ये अमेजोन का जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें बहुत बड़ा बर्निंग इशू है. सुप्रीम कोर्ट अभी थोड़े दिनों में डिसीजन दे देंगी, तो होपफुली दैट विल क्लियर थिंग्स अप. बट लाइक आई सेड इनिशियली, इट्स एन एक्साइटिंग टाइम and everyone's focus is to make the system better, to adopt the best practices from the international world. तो मुझे लगता है कि this is the world, this is here to stay. Alternate dispute resolution is here to stay. It will only keep getting better and like it should be. So abhi I'm not saying we're the best. No, I'm not saying that. I'm saying that there's a lot of scope for improvement, but we're in the right mind space कि हम improve कर रहे हैं day by day. आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि yes, these are interesting times and change is imminent because change is the only constant in our life. In fact, आपने एक और अच्छी बात पूरे अपने आज आंसर्स में बताई कि आप टीच भी कर रही हैं GLC में, and I'm sure it's a very demanding profession teaching in itself. तो in a lighter vein मेरा आपसे एक ही सवाल ये है कि what do you find more demanding, to be a partner in a law firm or to be a teacher? Be a teacher. I'll be honest. It's a huge responsibility. क्योंकि जब आप पढ़ा रहे हैं, एक तो आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार आपने अगर कोई गलत आंसर दे दिया किसी को और उसके दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट फिट हो गया, उसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होने वाला है, यू डोंट नो. तो आई गेट वेरी स्केयर्ड
और फिर मैं जब स्टार्ट किया था पढ़ाने को तो मुझे नींद नहीं आती थी रात में। Like I used to like get up in the night and study. वो बंद हो गया मेरा करना. But initial few years were tough क्योंकि I was very scared कि I'm going to say something wrong. But responsibility wise, I feel teaching is more scary. And I've recently been coordinating a course for Baran Bench and Subiksha, which is a education. It's a specialized course on international arbitration and practices of arbitration in India and outside India. So उसको डायरेक्ट करते वक्त और उस पे भी काम करते वक्त जो स्ट्रेस होता है मुझे, क्योंकि I want to make sure that people sort of learn the right things from the right people, and absolutely like there are no mistakes at all. So it's a very, very challenging task. At least personally, I find it more challenging. That's absolutely fine. In fact, when we take a little bit of stress, we also come out with greater results. This is what I've also felt. Yeah. थोड़ा सा stress है तो performance भी थोड़ी सी ठीक रहती है. But having said that, this is one fine line जो हमेशा से I have personally struggled. ये जो confidence और stress का जो रिश्ता होता है वो बहुत delicate होता है. तो अगर आप थोड़ा सा राइट में घुस जाएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंस की टेरिटरी में चले जाते हैं, और आप थोड़ा लेफ्ट में चले जाएंगे तो इतना स्ट्रेस होता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंस की टेरिटरी में चले जाते हैं. अगर कुछ कोई और भी स्ट्रगल कर रहे हो इससे, डोंट वरी, बिकॉज वो सबके साथ होता है. एंड द पॉइंट इज दैट अगेन यू शुड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड होपफुली देन दैट बैलेंस इज मेंटेन. क्योंकि देखिए हमारे व्यूअर्स बड़े यंग लोग हैं, तो मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ, बिकॉज एज द व्यूअर्स नो दैट यू आर अ पार्टनर इन वन ऑफ द लीडिंग फर्म्स इन द कंट्री. तो रिक्रूटमेंट और इंटर्नशिप ड्राइव्स बहुत होती हैं हमारे देश में, और जाहिर सी बात है ऑल द बिग फर्म्स पार्टिसिपेट. मेरा सवाल टू फोल्ड है, पर कॉमन एक क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारे इंडिया में 3 ईयर लॉ प्रोग्राम भी है, 5 ईयर लॉ प्रोग्राम भी है, और सबका जो फीस स्ट्रक्चर है बड़ा डिफरेंट है. तो कहीं तो आप 1000 रुपये में अपनी वकालत पढ़ सकते हैं, कहीं पे आपको लाखों रुपए देने होते हैं डिग्री लेने में, लेकिन दैट डज नॉट ट्रांसलेट इनटू अ पे पैकेज, बिकॉज चाहे वो एक लिटिगेशन चैम्बर हो, चाहे वो इन हाउस काउंसिल का हो, चाहे वो थिंक टैंक हो, चाहे वो लॉ फर्म्स हो, सबका जो पे ब्रैकेट्स हैं फॉर एंट्री लेवल और फॉर अ पार्टनर लेवल और फॉर अ सीनियर एसोसिएट आर फिक्स्ड. तो कई बार बच्चे शिकायत करते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च दिए पर हमें जॉब नहीं मिल रही. अगर जॉब मिल रही है तो मान लीजिए जो बच्चा एक ऐसे कॉलेज का पढ़ा जहाँ उसने 500 रुपया सालाना फीस दी और एक ने 5 लाख रुपए फीस दी, दे आर स्टिल मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी. So how do we bridge this problem? How do we find a solution to this? Well, that is certainly a very, very valid problem. I know a lot of students deal with it. See, one thing is, I don't think you should be thinking about money. I know it's easier said, but you shouldn't be thinking so much about money at the initial stages of your career. Because I know a lot of people who may not have been earning a lot in certain council chambers, but they are learning a lot in terms of just the sheer knowledge, the sheer experience, and the different type and variety of work that they're doing. So I know कि आजकल लोग थोड़े बहुत entitled भी होते हैं कि मतलब इतना नहीं काम करेंगे या we should get this much money. My friends are earning so much. So while of course you have to take care of your family responsibilities. So I'm not talking about a situation where somebody has the responsibility of his family on them, therefore the money becomes important. But for a lot of students, their parents are fine, they're comfortable, they're earning, so there is no direct burden on you. Us hisab se, if you think about your career choices, it's also sometimes important to see where you're really earning and learning. Right. And if your learning is more than you're earning, then maybe for some time you can focus on the learning and not worry so much, because पैसा आ जाता है, अभी नहीं आएगा तो बाद में आएगा. ऐसे बहुत सारे लोगों को फॉर्म में ऐसा भी लगता था कि अरे मैंने इतना काम किया, मुझे इतना पैसा नहीं मिला. मुझे भी लगता था कभी. Somebody got a bigger raise, I didn't get a bigger raise. फिर I used to think it for 2 minutes and I used to forget about it, because I'm like आता रहेगा पैसा, और आ जाता है. So I just feel like at the start of your career there is a disparity in fee structure, no doubt. But I wouldn't say that just because you're paying lesser fees, you're not learning as much, because a lot of today's learning is self-learning.
एक कोर्स करिकुलम है, कॉलेज है, टीचर्स है, वो जो जी। पढ़ा रहे हैं वो अलग बात है, बट आई हैव तो एनीवेज कम आउट ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे कोई कुछ नहीं पढ़ा रहा था, सब हमें ही पढ़ना पड़ रहा था। जी। और तो वो जो सेल्फ लर्निंग है, पिछले साल में भी कितने सारे लोग घर से पढ़ाई कर रहे थे। जी। मैंने अभी रिसेंटली इंटरव्यूज लिए एंड आई सॉ कि स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली वेल वर्स्ड ऑन ऑल द लेटेस्ट जजमेंट्स। जो भी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स निकले हैं, जो हम अपने प्रोफेशनल सर्कल्स में डिस्कस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को पता थे, तो वो तो इंटरनेट से ही पता लगे ना, पढ़ के। तो आजकल नॉलेज के जो जरिए हैं वो भी तो कितने बढ़ चुके हैं। इतने सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं, आप वो पढ़े, आप जजमेंट्स पढ़े। तो इट डजंट मैटर कि आपने अपने कॉलेज में कितनी फीस भरी है, बिकॉज आपकी लर्निंग जो है वो सिर्फ कॉलेज तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और जब लॉ फर्म्स आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए और जो क्वेश्चंस पूछते हैं, काफी हद तक क्वेश्चंस जो है वो आपके जो करंट नॉलेज है उसी पे पूछी जाएंगी, आपके जो फंडामेंटल्स है उसी पे पूछे जाएंगे। और वो पढ़ाई जो है वो बहुत जरूरी है, बट वो आप ही पे डिपेंडेंट है ना। तो the two areas that I would think that students have to focus on are, one are your fundamentals of law. So what a specific section in CRPC says, वो रट्टा नहीं मारना है. You have to understand, your basics of certain concepts. वो basics आपके सही रहे तो law firms will understand कि this is a good game. And secondly, be aware and current on your latest developments in areas of law. So या प्रीति, बढ़िया बात रखी फॉर द यंग ऑडियंस इतना, और आज हमने आपका वक्त भी ले लिया। बिलेबल आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फॉर्म के आई नो, पर बिफोर वी क्लोज आई हैव अ पेनल्टीमेट क्वेश्चन and your answer on the aspect of work from home, because pandemic has seen increasing rise for many organizations including us lawyers also, that चाहे फर्म हो, चाहे आप जजेस हों, चाहे कोई भी हो, वर्क फ्रॉम होम एक वे ऑफ लाइफ बन गया है। और दूसरा वर्चुअल जो हमारी कोर्ट हियरिंग्स होती हैं, दैट हैज़ ऑल्सो बीन अप्रिशिएटेड by lot many people, पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। समटाइम्स द कोर्ट्स हैव नॉट completely embraced the system, and when I say courts, I just don't mean Supreme Court or various high courts. I also mean the trial courts in the country and the tribunals, etc. And you as a disputes partner must have also realized, because when you do cases across verticals and across different states, तो क्या क्या आपने परेशानी इसमें फेस किया, क्या क्या पॉजिटिविटी आपको इस पूरे दौर में पैंडेमिक की नजर आई है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वर्क फ्रॉम होम एंड वर्चुअल हियरिंग्स? तो मुझे लगता है कि ये जो चेंज आया है वर्चुअल हियरिंग्स का, इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। एंड हमारे देश में चीजें तभी बदलती है जब मतलब इधर स्टैट्यूट में डाली गई हो लेजिस्लेचर ने, या फिर कोई ऐसा भयानक सा इंसिडेंट हुआ हो कि लोगों को कोई चॉइस नहीं है बट करना पड़ रहा है। तो ये जो वर्चुअल हियरिंग्स है वो इसीलिए आई है क्योंकि लोगों के जजेस के पास चॉइसेस नहीं है और आर्बिट्रेटर्स के पास चॉइसेस नहीं थी। बट वरना तो आप जानते हैं हमारे जो आर्बिट्रेटर्स हैं देश में, पेपर भी टर्न नहीं करेंगे, वो भी कोई आके पीछे से टर्न करके दे उन्हें तब करते हैं। तो वहां से बट दोज वेरी पीपल हैव अडेप्टेड टू अ वर्चुअल वर्ल्ड कि वहाँ पे जूम में लिंक खोल के हियरिंग्स कर रहे हैं, ईमेल्स पे रीडिंग्स देख रहे हैं। वो मुझे जो सबसे अमेजिंग चीज लगी इस साल वो ये ट्रांजिशन देख के लगा कि ये जो मैंने एक फाइनल हियरिंग करी है इस साल फॉर 3 रिटायर्ड जजेस जो पहले अपने पेपर्स भी टर्न करते थे लेकिन अभी वर्चुअल हियरिंग्स बहुत आराम से कर रहे हैं। तो इट इज एविडेंस ऑफ द रेजिलियंस एंड द एबिलिटी टू लर्न इन ह्यूमंस, दैट आई लव, क्योंकि इतने सारे लोग जो पहले वाला ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते कर रहे हैं। एंड उस हिसाब से इतना टाइम सेव हो रहा है, सबका टाइम सेव हो रहा है, पैसे सेव हो रहे हैं और लोग जो है घर पे बैठे बैठे कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। तो amazingly I was able to attend matters in Gujarat High Court, Madras High Court, Supreme Court, Bombay High Court in one day. पहले तो वो impossible such situation था, लेकिन आज and the productivity and unnecessary productivity भी impact हो रही थी। Got to spend more time with my family, वो सबसे बड़ी बात है और इतने सालों में कभी नहीं हुआ। बिकॉज इवन जब मैं पढ़ाई कर रही थी तभी भी मैं सुबह से लेकर रात तक घर के बाहर ही रहती थी। तो
मेरे पेरेंट्स को लगा कि पहली बार इसकी शक्ल देख रही है, दिन में देखने को मिल रही है। तो आई थिंक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का काफ़ी अच्छा बैलेंस रहा इस साल। इट्स नॉट कि दिस इज द ओनली थिंग दैट शुड हैपन, बिकॉज ये थोड़ा फोर्स्ड सर्कमस्टांस था कि आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सो उसकी स्ट्रेस अलग था। लेकिन जस्ट फ्रॉम अ डिस्प्यूट्स एवोल्यूशन पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि वर्चुअल हियरिंग्स बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए भी, पोस्ट पैंडेमिक भी लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आर्बिट्रेशंस ज़्यादा जल्दी ख़त्म होंगी और आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे कि ट्रैवल के, arbitrators are traveling, lawyers are traveling, it's more cost. So it's a much better system, and I feel like last year has shown this to everybody across the board कि we can all handle virtual hearings. जी, देखिए जैसा कि कहावत है कि where there is a will there is a way, और आपने बताया कि दो ही सूरतों में हमारा देश काम करता है, या तो जब ज़लज़ला आ जाए या फिर कोई कानून उसको लेके बन जाए। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक एनवायरनमेंट में जो हम पॉल्यूट कर रहे थे थ्रू अ ट्रैवलिंग, बीट इन अ कार, बीट थ्रू द एरोप्लेन, जो एक वो पोल्यूशन का जो फुटप्रिंट था वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हुआ। हमने सभी ने तस्वीरें देखी इतनी खूबसूरत नेचर की इन द फर्स्ट पैंडेमिक की, कितना क्लियर स्काई वी could all witness. And let's hope, and we can only pray that, wisdom prevails on the judicial system and we are able to continue with the whole system virtual court hearing. आप ये देखिए कि कितनी आसानी से आज हम वेबिनार में एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, थॉट्स एक्सचेंज कर पा रहे हैं। ये पहले मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम नामुमकिन था, पर people were not open to the idea of webinar so much, myself included. And in this 1 year my thought process has completely changed. I have found how productive I as a lawyer can be it court hearings, be it having webinars, be it conducting classes, be it speaking on different platforms. Jayant, even from a practical professional perspective, you are opening up opportunities for lawyers to appear in other courts. जैसे पहले अगर आपकी प्रैक्टिस सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट में या सिटी सिविल कोर्ट में रिस्ट्रिक्टेड थी, अगर आपके क्लाइंट का कल मैटर सुप्रीम कोर्ट में लगा है, आप कनेक्ट करके आर्ग्यू करो, किसने मना किया है? तो ये जो अपॉर्चुनिटीज है वो आई थिंक वर्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल करी है, पहले सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे हो सकता है। एब्सोल्युटली इतनी आपने आज बढ़िया बातें रखी, टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी जर्नी साझा की है। बट बिफोर वी क्लोज, एक हमारा जो आखिरी में क्लोजिंग कमेंट हम अपने ज़रूर मांगते हैं अपने अतिथियों से कि हमारे यंग ऑडियंस के लिए, और जब मैं यंग कहता हूँ मेरा मतलब सिर्फ यूथ से नहीं, मेरा मतलब उनसे भी है जो कि पीपल हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट, तो उनके लिए आप 2 शब्द कहें एंड देन वी विल क्लोज द सेशन। So first of all, thank you for actually giving me this platform to speak, and apologies to everybody for the bad language, but I think one message that I would like to give you, which I got from my seniors, I have had wonderful seniors in this profession, and what I've always learned from them is that you are your worst judge in this profession, and you are only going to want to live up to yourself. So जैसे एक सीनियर ने बताया था कि you are only as good as your last call or your last meeting. तो ये मत सोचो कि आपने मतलब 10 साल प्रैक्टिस कर लिया है तो वो जो आपका 11वां साल है आप चिल कर सकते हैं और आप प्रिपेयर नहीं कर सकते एक मैटर के लिए, चल जाएगा। जी नहीं, आप देखेंगे कि लोग यहाँ पे सीनियर काउंसिल जो 10-10, 20, 40 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी उनका एक नया मैटर आता है तो उसको उसी तरीके से डील करते हैं जैसे उन्होंने 40 साल पहले करा था, इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन, इन टर्म्स ऑफ अटेंशन टू डिटेल, हार्ड वर्क. You can never be relaxed in this profession. I don't know if it's a good thing or a bad thing. I think personally it's a good thing because you're constantly on your toes and you are your worst judge, because if you're not happy with your performance, maybe कोई और कुछ नहीं बोलेगा, आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, आपके पीछे बोलते हैं, बट अगर आप खुद खुश नहीं है कि मैंने इस टाइम पे ये परफॉर्मेंस मेरी ढंग से नहीं करी क्योंकि मैंने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया या हार्ड वर्क नहीं डाला, तो आपको you will not be able to sleep that night, and that's a good sign. That also shows that your conscience is in the right place, and that will also keep you on the right track throughout your life. And that's something that I try a lot as well, that I'm constantly worried that I don't end up making a fool of myself, which galat nahi kar diya, galt nahi bol diya. So that
is something that I would just request everyone to keep in mind, that don't rest on your past laurels, because you see the best lawyers don't. Right, right. Well, thank you so much for these words of wisdom, and I'm sure the viewers are going to get benefited from this. In fact, I have learned a lot, with this session today. मुझे इतना कुछ आपसे सीखने को मिला, और जाते जाते Very मैं हमेशा kind, अपने thank you. व्यूअर्स से हमेशा ये एक अपील करता हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो, जहाँ पे हम कुछ अच्छी बातें करते हैं, कुछ ऐसे बढ़िया मेहमानों को आप तक लेके आते हैं जो कि कानून की दुनिया की पेचीदगी को आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, समझाएं कि सुधेड़ बुन में सिंपल तरीके से चीज़ों को कैसे समझा जाता है। तो बड़ा सरल तरीका हमारे चैनल को आप प्रमोट करें, दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि दुनिया में जो नकारात्मकता फैली हो थोड़ा सा पॉजिटिव बने, लोग अच्छी बातें सीखें। और इसका सबसे सरल तरीका है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Until next time, see you soon. Thank you, Dan.